सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आप लोग अभी तक वीडियो लेक्चर सीरीज के 4 पार्ट पे आ चुके हो और आपने इससे पहले दूसरे तीसरे पार्ट जरूर देखे होंगे। नहीं देखे तो वॉच आउट करिएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ चुके हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं। चौथा लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने चंगेज़ खान की फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, चंगेज़ खान की शादी के बारे में, बचपन के नाम के बारे में, कबीले में किस तरीके से चंगेज़ खान के फादर की डेथ हुई। 9 ईयर्स ओल्ड जब चंगेज़ खान था तो उसके साथ क्या हुआ था। उसकी फैमिली में उसके फादर को जहर देके मार दिया गया था। कोई कहता है कि हत्या कर दी गई थी। तो अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। जब वो बेचारा 9 साल 10 साल का था तो उसकी मदर का लाइफ बड़ा हार्डशिप में बीत रहा था। मतलब फादर नहीं है तो फैमिली में बच्चों को कैसे पालना वगैरह वगैरह। लेकिन चंगेज़ खान ने बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन चलाया और बहुत लंबे समय तक 1227 से पहले जितना भी बड़ा इलाका जीतना था वो जीतता चला गया। उसके बाद उसके बेटे आते हैं। बेटों ने भी क्या कहते हैं चंगेज़ खान के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से साम्राज्य का विस्तार करा और वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने काफ़ी कुछ अपने इलाके को फैलाने की कोशिश करी। टाइमलाइन अलग अलग है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया था। चंगेज़ खान के जो भी वंशज थे वो अलग अलग वंश समूह से अलग अलग थे और क्योंकि पारिवारिक समूह या पारिवारिक झगड़े या आपसी समझ का सही तरीके से ना मिलना, इसी वजह से फैमिली अलग हो गई थी। लेकिन ये सारी की सारी फैमिली एक लॉ को ज़रूर मानती थी, जैसे लीगल कोड ऑफ चंगेज़ खान कहते हैं। इंग्लिश में से यासा पढ़ते हैं, हिंदी में से यास पढ़ते हैं। यास एक तरीके का ऐसा लॉ था जो कुरिलताई के अंदर 1206 में बना दिया गया था। कुरिलताई एक ऐसी सभा थी जो सभी मंगोलों के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करती थी। अब ये जो कुरिलताई थे, इसमें जो भी प्रधान होते थे या हेड होते थे वो भी इस यास लॉ को मानते थे। दोस्तों, यास लॉ एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें ग्रेट खान और साथ में उसके जितने भी सक्सेसर थे उन्होंने इस यास लॉ को फॉलो करा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। जब मैंने आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पहले पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें बताने की ये कोशिश करी थी कि चंगेज़ खान को जब किडनैप कर लिया गया था तो चंगेज़ खान की हाइट जो थी ना, उनके दुश्मन जो थे चंगेज़ खान को मारना तो चाहते थे पर चंगेज़ खान की हाइट उस व्हील जितनी नहीं थी, इसीलिए चंगेज़ खान जब किडनैपर्स ने उसे किडनैप करा तो चंगेज़ खान को नहीं मारा। तो ये एक तरीके का लॉ होता है। जैसे चोर होते हैं तो चोर लोगों की भी तो एक तरीके से एक अंतरात्मा होती है ना, तो सेम ऐसा ही चंगेज़ खान ने ये कहा कि हम लोग डाकू हैं, लुटेरे हैं, हम एक तरीके से क्या कहते हैं जगहों को कैप्चर करते हैं, लोगों को मारते हैं, कृषि व्यवस्था को खराब कर देते हैं। लेकिन असल में अब मेरे रहते या मेरे जाने के बाद भी जब तक ये साम्राज्य रहेगा ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इस लॉ के अंदर बेसिकली एक तरीके से ये ऑर्डर है, ये एक तरीके से डिग्री है, एक तरीके से ऑर्डर है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें जितने भी नियम थे, जितने भी सेनाओं के लिए नियम थे, सभी के लिए कंपलसरी एक जैसे थे। सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक तरीके से शिकार करते हैं, लूट करते हैं, अटैक करते हैं, उनके नियम एक जैसे होंगे। जैसे महिलाओं को नहीं मारा जाएगा, छोटे बच्चों पर अटैक नहीं करा जाएगा। एक तरीके से ये लॉ चंगेज़ खान ने बनाया। दूसरा पोस्टल सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कम्युनिकेशन के लिए कोबूर टैक्स था वो देना पड़ेगा। कोई ट्रैवलर मंगोलों के टेरिटोरियल में बिजनेस कर रहा है तो बाज टैक्स देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से यास लॉ के अंदर थी। तो इसमें लिखा हुआ है क्या इन 4 शताब्दियों में याश का अर्थ बदल गया, जिन्हें चंगेज़ खान को अब्दुल्ला खान से अलग कर दिया। हफीज़-ए-तानिश के अनुसार अब्दुल्ला खान ने मुस्लिम उत्सव मैदान में किए गए धार्मिक अनुपालन के संबंध में चंगेज़ खान के यास का उल्लेख क्यों किया। अब ये एक तरीके से एक उत्सव मैदान है। 1201 के अंदर अब्दुल्ला खान करके जो था, ये मतलब ये उसके बारे में बता रहा है कि जब उसके 16वीं शताब्दी के अंदर अब्दुल्ला खान जो था वो उसका वंशज था चंगेज़ खान का। वो ये बता रहा था कि यास लॉ ज़रूरत क्यों है हमें। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे ना, इसमें घटना लिखी हुई है किस तरीके से उसने बताया कि यास लॉ होना ज़रूरी क्यों है, जो चंगेज़ खान ने 13वीं-14वीं शताब्दी में बना दिया था और 16वीं शताब्दी में उसके वंशज अब्दुल्ला खान जो थे वो इस यास लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यास लॉ एक तरीके से लीगल कोड है। कोड इट मीन्स दैट नागरिक संहिता है जो उस समय सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए थी। इसमें लोगों का फ़ायदा ही था। जैसे अकबर आया तो अकबर ने सुलह कुल बनाया हमारे भारत के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं आपका सुलह कुल के बाद अशोक था, अशोक ने धम्मा की नीति बनाई, है ना। तो ऐसे ही ये सिस्टम हर कोई बनाता था
और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब इतिहास जो है मंगोल को क्यों याद रखना चाहता है विश्व का इतिहास, और चंगेज़ खान को सलूट क्यों करना चाहता है। तो मंगोलों के लिए चंगेज़ खान हर समय में सबसे बड़ा नेता है। उन्होंने सभी मंगोलों को एक करा, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नहीं तो पहले तो सारे कबीले अलग अलग क्लेन्स में बटे हुए थे। चंगेज़ खान अस्थायी आदिवासी युद्धों और चीनी शोषण से मुक्त कर दिया चंगेज़ खान ने। चंगेज़ खान फ्रीड देम फ्रॉम द इंटरमिडिएबल ट्राइबल्स वॉर एंड चाइनीज एक्सप्लोटेशन। चंगेज़ खान पहला बंदा था जो चाइनीज एक्सप्लोटेशन जो मंगोलों के ऊपर करते थे, चंगेज़ खान ने उसे ख़त्म करा। ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इतिहास इसको याद रखता है। दूसरा कारण है चंगेज़ खान ने उन्हें समृद्धि लाया। दैट मीन्स बहुत बड़े इलाके में जब इनका कैप्चर हो गया तो यात्री, व्यापारी और व्यापारिक मार्ग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए जो पहले नहीं होते थे। चंगेज़ खान ने सभी धर्म के लोगों को एक साथ करा। चंगेज़ खान ने समन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम सभी की मान्यताओं को इम्पोर्टेंट दिया। चंगेज़ खान ने सभी लोगों के दिशा निर्देश बनाए, सभी को अनुमति दी थी कि किसी को हमें ऐसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। ये एक अच्छी बात है चंगेज़ खान की। मंगोल शासक जो है ऑफकोर्स सभी जातियों के लोगों को एक साथ बना के रखता था। जैसे हमने पढ़ा था कि ईरान, चाइनीज़, अफगान, इन लोगों को भी इसने अपने आर्मी के अंदर ज्वाइन करा था और उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे लेके आया था। तो ये भी एक अच्छी बात है। चंगेज़ खान बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक का शासन था और वो सभी को, जिसने अपने बहुदलीय संविवाद में धमकी नहीं मिली थी। मतलब कहने का मतलब ये कि वो मल्टी एथनिक, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस रीजन, इन सभी में रहता था, लेकिन कभी भी उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर नहीं बना के रखता था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं मंगोल प्रोवाइड द आइडियोलॉजिकल मॉडल ऑफ फॉर द मुगल्स। मंगोल के बाद मुगल्स आए भारत के अंदर, और मुगल का एक राजा था तैमूर। आप देख सकते हो तैमूर अनदर मोनार्क हु एस्पायर्ड द यूनिवर्सल डोमिनेंस। ये पहला बंदा था। मंगोल जो था वो तो चंगेज़ खान जो था वो मंगोलियों के लिए एक राजा की तरह था। उसके वंशज उसे भगवान मानते थे। ऐसे जो मुगल थे ना, मुगल के वंशज जो थे वो तैमूर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। अब इस हिसाब से तैमूर भी अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजा मानना चाहता था, या बताना चाहता था, लेकिन उसने चंगेज़ खान के बारे में सुना हुआ था कि चंगेज़ खान उससे कई हज़ारों गुना कितना बड़ा राजा था। इसीलिए वो बंदा तैमूर जो था वो मुगलों के एस्टैब्लिशमेंट से पहले बहुत बड़ा राजा था। वो ये डर रहा था कि अपने आप को यूनिवर्सल रूलर बोलने से, क्योंकि वो यूनिवर्सल रूलर नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि मोनार्क तो सबसे बड़ा चंगेज़ खान ही है। देख सकते हो तैमूर या टेमरलैन 18 अप्रैल 1976 से लेके फरवरी 1914 तक एक तुर्क मंगोल विजेता था, जिसने आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और उसके आसपास के इलाके को जीत लिया था और तैमूरिस्ट राजवंश का पहला शासक बना था। मतलब इसने भी बहुत बड़े हिस्से को जीता था, लेकिन ये विश्व विजेता अपने आप को नहीं बोल सकता था। क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि मंगोलों ने जितना बड़ा इलाका कैप्चर करा, मंगोलों ने जितना बड़ा इलाका कैप्चर करा वो पूरी तरीके से मुगलों ने नहीं करा था। और मुगलों ने नहीं करा था, देख सकते हो तिमूर, उसके बाद मीरान शाह, सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान अब्दुल शाह जो भी है रूलर ऑफ समरकंद, उसके बाद उमर शेख मिर्ज़ा एंड देन बाबर। इसने मंगोल डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवी पीढ़ी, यानी कि तैमूर की पांचवी पीढ़ी बाबर है। और तैमूर से बहुत टाइम पहले 1200 समथिंग में, 1206 में चंगेज़ खान था। तो आप ये कह सकते हैं कि चंगेज़ खान कितना बड़ा रूलर होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चंगेज़ खान को सल्यूट करेंगे ही करेंगे। चंगेज़ खान पहला ही बंदा था जिसमें सोवियत नियंत्रण के बाद में मंगोल को एक अलग देश बनाया, और मंगोलिया इसी वजह से एक नया देश बना। तो यहाँ पे चंगेज़ खान मंगोल लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो राष्ट्रीय पहचान के हिसाब से एक महान यादों में लोगों के लिए जुड़ा हुआ है और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि इंसान के अगर अच्छे कर्म होते हैं तो ऑफकोर्स वो इतिहास में कई सालों तक जाना जाता है। तो हमने पढ़ा चंगेज़ खान के बारे में, और हमने पढ़ा कि चंगेज़ खान के बाद मंगोल जो थे वो किस तरीके से राज कर रहे थे। उसके बाद उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चंगेज़ खान के अंडर में कैसी थी, कम्युनिकेशन ट्रेड कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, याशा लीगल कोड के बारे में हमने समझा, और प्रेजेंट टाइम में विश्व का इतिहास इनको क्यों याद रखता है इसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी। सो इस पूरे चैप्टर में यही था दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।